प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आप सब अच्छे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। और आप सब जो भी हाल में ही अनलॉक 4 की गाइडलाइन आई है, उसके अकॉर्डिंग अभी आपकी स्कूल कॉलेज ऑफ रहेगी। बट आपने देखा होगा कि अनलॉक 4 गाइडलाइन में बताया गया है कि पीजी, मास्टर डिग्री और पीएचडी के छात्र हैं वो प्रयोगशाला में जाकर अपना लैब के बारे में लैब मैनुअल कर सकते हैं। और 9 से 12 के बीच के बच्चे आवश्यकतानुसार अपने टीचर से जा करके डिस्कस कर सकते हैं। मतलब उनको इतनी छूट दी गई है कि वह स्कूल और अपने जो रिलेटेड टीचर हैं स्कूल कॉलेज को चिंतन उनसे मिल करके अपने डिस्कस कर सकते हैं। बट अभी पूर्णतः ओपन नहीं हुआ है। जो पूर्णतः ओपन है तो आपका 21 सितंबर से हो सकता है कि 9 से 12 के बीच स्कूल के बारे में डिस्कस किया जाए। लेकिन अब आप लोग इतनी छूट है कि आप अपने सब्जेक्ट टीचर से मिलकर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी आप लॉकडाउन मानते हुए कड़ाई से पालन करें, अधिक से अधिक घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे तरह सुरक्षित होंगे और हम भी सुरक्षित हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब जैसे आप जानते हैं कि मैं आपको प्रत्येक दिन फिजिक्स क्लास टीच करता हूँ। फिजिक्स में जो मेरा इसके पहला टॉपिक था सैटरडे, तो उसमें अपन को मैंने जो टीच किया था वो टॉपिक मेरा था एनर्जी लॉस के लिए डेरिवेशन ऑफ एनर्जी लॉसेस। आज अपन डिस्कस करेंगे उसी के नेक्स्ट टॉपिक डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत। देखिए डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जैसे अगर कहा जाए तो हमारी एक प्लास्टिक भी एक डाइलेक्ट्रिक है। अब समझ गए होंगे प्लास्टिक डाइलेक्ट्रिक मतलब यह एक इंसुलेटर पदार्थ है। तो कुल मिला के अपन क्या कर सकते हैं कि परावैद्युत विद्युत रोधी पदार्थ है। कोई आपसे पूछे कि परावैद्युत क्या है तो आप क्या बताएंगे? परावैद्युत एक विद्युत रोधी पदार्थ है। विद्युत रोधी पदार्थ मतलब इंसुलेटर पदार्थ, इंसुलेटर मटेरियल है, इंसुलेटर सब्सटेंस है, मतलब कि इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया कि परावैद्युत मतलब जैसे कि आपकी प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी आपकी एक परावैद्युत में आती है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो कोई आपको सिंपल भाषा में बोले कि परावैद्युत क्या है तो आप क्या बताएंगे कि परावैद्युत एक विद्युत रोधी पदार्थ है जो चालकों की तुलना में आवेश वाहक नगण्य होते हैं। मतलब इसमें जो होता है, जो आप कंडक्टर्स होता है, कंडक्टर्स के अकॉर्डिंग इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज होल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेगलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर और कंडक्टर सभी कंप्लीट मैंने पहले बताया था। इंसुलेटर मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें करंट फ्लो नहीं होते हैं उसे इंसुलेटर कहते हैं। और वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को, करंट को आसानी से फ्लो होने देते हैं उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो जो आपसे कोई पूछे कि डाइलेक्ट्रिक क्या है तो आप क्या बताएंगे कि डाइलेक्ट्रिक एक विद्युत रोधी पदार्थ है। ठीक है, इंसुलेटेड सब्सटेंस है जो क्या होता है कि चालकों की तुलना में आवेश वाहक नगण्य होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको मत लिखिएगा, बल्कि इतना अगर नोट करना चाहते कर लेंगे। जैसे कोई पूछे बायोलॉजी हिसाब से कि परावैद्युत एक विद्युत रोधी पदार्थ है। परावैद्युत क्या है? परावैद्युत एक विद्युत रोधी पदार्थ है। इस पॉइंट को नोट स्टार बना के लिख सकते हैं, बाकी हिम्मत लिखी परिभाषा में लिखाएंगे। विद्युत रोधी पदार्थ है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक क्या है तो आप क्या बताएंगे कि विद्युत रोधी पदार्थ है। फिर क्या बताएंगे कि चालकों की तुलना में इनमें आवेश वाहक नगण्य होते हैं। मतलब कि जो चालक होता है, चालक की तुलना में कंडक्टर, चालक मतलब कंडक्टर से चालक है, इसको हम बोलेंगे जितने भी आपके मेटल होते हैं, मेटल क्या होते हैं? कंडक्टर। तो जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें जो आवेश वाहक होते हैं, चार्ज ऑफ होल, ठीक, आवेश वाहक होते हैं, उसकी तुलना में क्या होते हैं? नेग्लेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? नेग्लेक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं नगण्य। ठीक है, तो इसमें चालकों की तुलना में आवेश वाहक नगण्य होते हैं। जब परावैद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को कम कर देता है। मतलब यहाँ पे यह बताया जा रहा, देखिए पहला चीज क्या बताए कि परावैद्युत एक विद्युत रोधी पदार्थ है। अब विद्युत रोधी आपको हम पढ़ा चुके हैं,
इसका वीडियो में शुरू में दिया था, 2 वीडियो डाल चुके इसके बारे में, चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में। विद्युत रोधी का दूसरा नाम क्या है? कुचालक है, इंग्लिश में कहेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब ऐसा पदार्थ जो अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देता, उसे क्या कहते हैं? इंसुलेटर। हिंदी में कहेंगे ऐसा पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। ग्रेफाइट को छोड़ करके सभी अधातुएं विद्युत रोधी होती हैं। तो परावैद्युत एक विद्युत रोधी पदार्थ है। ठीक, फिर इसमें क्या बताया गया कि परावैद्युत क्या करता है कि परावैद्युत, जैसे मान लीजिए कि कोई चालक है, किसी पदार्थ में अगर करंट फ्लो हो रहा है, सपोज समझिए क्या बता रहा है यहाँ पे बताया गया है कि जब परावैद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को कम कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र है। तो क्या बताया जा रहा है, स्टार्ट इसको भी समझना है, नोट नहीं करना आप लोग को। क्या बोल रहा है कि परावैद्युत जब किसी विद्युत क्षेत्र में, ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया हो गई, जब किसी विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, परावैद्युत को रखते हैं। जब परावैद्युत को यहाँ पे रखेंगे जो डाइलेक्ट्रिक आपका, तो परावैद्युत क्या करता है कि इसके विद्युत के प्रभाव को, जहाँ पे विद्युत का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत का जो प्रवाह है, इसे क्या करता है, विद्युत प्रभाव को कम करता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर यहाँ पे 50 हर्ट्ज है, तो हो सकता है ये डाइलेक्ट्रिक पदार्थ रखें या घट करके 48 हर्ट्ज हो सकता है। ठीक, समझ पा रहे हैं कि जो आपका परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, इसके प्रभाव को, इफेक्ट को कम करने का प्रयास करता है। दो कॉन्सेप्ट क्लियर। परावैद्युत क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि परावैद्युत एक विद्युत रोधी इंसुलेटेड पदार्थ है, क्या जो क्या करता है कि विद्युत क्षेत्र रखे जाने पर विद्युत के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है, मतलब उसे घटाने का प्रयास करता है। फिर इस प्रभाव की सीमा परावैद्युत की प्रकृति पर निर्भर करती है, लेकिन यह किस पर निर्भर करता है कि घटाने बढ़ाने का, जो हमारा परावैद्युत है इसके प्रकृति मतलब नेचर पर निर्भर करता है कि उसका नेचर क्या है। अकॉर्डिंग टू नेचर वह क्या करेगा, उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने का प्रयास करता है। ठीक, फिर देखिए बताया गया कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में चालक और परावैद्युत के व्यवहार में जो अंतर है वह नेट स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्योंकि चालक और परावैद्युत है, चालक के अंदर जो आप कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर के अंदर जो चालक होता है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज क्या होता है, 0। नेट चार्ज इक्वल टू 0, यानी कि चालक के अंदर जो आपका नेट आवेश होता है तो नेट स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, किंतु परावैद्युत के अंदर नेट स्थिर विद्युत क्षेत्र कभी शून्य नहीं होता। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो नेट चार्ज है, नेट ऐसे लिख सकते हैं, नेट स्थिर विद्युत क्षेत्र, नेट स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य। किसमें, चालक। अच्छा से लिख लीजिए इसको, ऑब्जेक्टिव के सामने आ सकता है कि चालक का नेट स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ऐसे लिखिए, चालक का नेट स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। नेट स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है, जबकि परावैद्युत का शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता। इस पॉइंट को नोट करिएगा, ऑब्जेक्टिव बायरा के हिसाब से मोस्ट है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि चालक के अंदर नेट स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य, और परावैद्युत के अंदर शून्य नहीं होता। 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए यहाँ पे। पहला चीज परावैद्युत क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि परावैद्युत जो है एक विद्युत रोधी पदार्थ है। दूसरी चीज परावैद्युत क्या होता है कि जब इसे किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वह इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है। हमने बताया एग्जाम्पल के माध्यम से, अगर 50 हर्ट्ज था तो हो सकता है कि 48 हर्ट्ज कर सकता है। तीसरी पॉइंट, चालक का जो नेट स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 0 होता है। बट परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक का नेट
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 नहीं होता है। तो चालक का निट विद्युत क्षेत्र 0 होता है, जबकि परावैद्युत का 0 नहीं होता। इन पॉइंट को भी नोट करिए, मैंने इसमें भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में 4 पॉइंट बताए हैं। अब हम बात करेंगे इसके परिभाषा के अंदर, तो लिखिए आप लोग, नोट करिए, डालिए परावैद्युत। अब हम आपको नोट कर रहे हैं परिभाषा। अभी अपन ने जो डिस्कस किया है इसमें हमने बेसिक डिस्कस किया था, और अपन इसके डिफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, देखिए परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं, परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, यहां पे लिख देते, जो अपने में से आवेश को प्रवाहित मतलब फ्लो, प्रवाहित नहीं होने देते, किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ डिफिनेशन बताई गई है, डिफिनेशन क्या बताई गई है कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक आपका एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता, मतलब कि चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके प्रभाव को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। समझ गए हैं? डिफिनेशन क्या बोल रहा है, समझिएगा मोटी लाइन से, कि परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं, मतलब परावैद्युत एक ऐसा पदार्थ है जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होता है, मतलब कि किसी भी कंडीशन में, इफ एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, उसमें से विद्युत धारा आवेश प्रवाहित नहीं होती। जैसे हमने बोला था शुरू में कि आपका जो मार्कर है, मार्कर क्या है, आपका एक विद्युत रोधी है या परावैद्युत है। अब इस मार्कर में आप लास्ट कोड कर लीजिए, इसमें कितना भी आप अपनी माइंड यूज करेंगे, लेकिन क्या आप इसमें करंट फ्लो कर सकते हैं? नहीं। क्यों? व्हाई? बिकॉज ये आपका एक प्लास्टिक है। अगर यहाँ पे एक कंडक्टर होता, धातुएं होती, उसमें बड़े आसानी से करंट फ्लो कर सकते थे, लेकिन मार्कर आपका एक प्लास्टिक है, धातु है, इसमें कोई भी आइडिया अपने माइंड में आए लेकिन करंट फ्लो नहीं कर सकते हैं। तो वही बता रहा कि परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते। इस पॉइंट को नोट करिएगा, आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। फिर भी आवेश प्रवाहित न होने के बाद भी बोल रहा, फिर भी विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते, मतलब कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वहां पे रिप्रेजेंट करता है, कि वहां पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अपने में से चार्ज को प्रवाहित फ्लोइंग नहीं होने देता। आई होप कि आप डिफिनेशन समझ गए होंगे। लिखे फॉर एग्जाम्पल, देखिए जैसे कागज, मोम, लकड़ी, जैसे कागज, मोम, लकड़ी, अभ्रक, प्लास्टिक आदि, यहां से 2 क्वेश्चन 2013 में ऑब्जेक्टिव में आए थे। एक यहीं से आया था कि निम्न में से कौन सा परावैद्युत पदार्थ नहीं है या है, वहां पे नहीं आया था। तो आपको ध्यान देना है, कुल मिला के माइंड में आते फीड करिए कि जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता वो किस में आएगा? परावैद्युत में आएगा। जिसमें करंट फ्लो होता है वो आपका परावैद्युत में नहीं आएगा। तो कागज, मोम, लकड़ी, अभ्रक, प्लास्टिक, ये किसी में करंट फ्लो नहीं होगा। अगर इनके अलावा भी कोई एग्जाम्पल दे तो आप अपने माइंड में ही रखिएगा कि जिसमें करंट फ्लो हो रहा वो आपका परावैद्युत नहीं हो सकता। जिसमें करंट फ्लो नहीं होता वही आपका क्या होगा? परावैद्युत होगा। ठीक है, तो आज कर लीजिए, किसी में से आप धारा का प्रवाह नहीं कर सकते। ठीक है, अगर परिभाषा नोट हो जाए फिर डालिए आप लोग परावैद्युत के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत के प्रकार।
ठीक है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव बोला तो ऑब्जेक्टिव वाला हमने ऐसे दे दिया, तो निम्न में से कौन सा परावैद्युत पदार्थ है, हमने दे दिया आपको निम्न में से कौन सा परावैद्युत पदार्थ है। अब आपको हमने पहला ऑप्शन दे दिया ए नंबर कागज, बी नंबर लकड़ी, सी नंबर ए बी सी नंबर अभ्रक, और फोर्थ नंबर हमने दे दिया आपको सपोज दैट सोना। तो अब बच्चा अगर पढ़ा तो ठीक है, बट अगर नहीं पढ़ा है तो सीधे से बच्चे इन चारों ऑप्शन को देखते हुए पहले सोना टिक कर देता है। तो यहाँ बोला कि इनमें से कौन सा परावैद्युत पदार्थ नहीं है, सोना नहीं है। लेकिन अगर ये बोलता है कौन सा परावैद्युत पदार्थ है, तो हो सकता है ऐसे दे सकता था 3 ऑप्शन सही और चौथा कर देता सभी। तो फिर आप क्या करेंगे, सही, क्योंकि यह भी परावैद्युत है, यह भी परावैद्युत है, यह भी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ओवर स्मार्ट मत बनिएगा, क्योंकि गलती होती है जब आदमी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ता है ना। कभी कभी आदमी बैठता है नामा क्वेश्चन दे दिया, जिस दे दिया कि निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं है। अब जो बच्चा होता है तो राजधानी तक पढ़ा ही नहीं, और पहला ऑप्शन दे देता भोपाल, तो बच्चा तुरंत ही करता है भोपाल, है ना। ऐसा अधिकांश होता तब है जहाँ पर लोग अंदर से अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मस्तिष्क बस हमसे बन जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को अपन को पूर्णतः एक बार पढ़ें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपन को दोबारा भी पढ़ना चाहिए, पुनः पढ़िए, फिर उसका आप जवाब दीजिए, ठीक है। तो गलत नहीं होगा। लेकिन जब आपने क्वेश्चन को आधा पढ़ा कि निम्न में से मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं है, अब आपने राजधानी तक गया नहीं, आपकी माइंड नहीं गई, क्योंकि आपके माइंड में फीड है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। और जब ऐसा क्वेश्चन आता तो पहले गलत जवाब का पहला आंसर वही देता है, राजधानी। को पता है कि बच्चे के माइंड फीड क्या है कि भोपाल के मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है, तो तुरंत टिक करता है भोपाल को। तो क्वेश्चन पढ़िए कि परावैद्युत है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे परावैद्युत के प्रकार के बारे में। तो डालिए आप परावैद्युत के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, लिखिए परावैद्युत के प्रकार। परावैद्युत के प्रकार इंग्लिश बोलेंगे टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। परावैद्युत के प्रकार टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक लिखिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। परावैद्युत 2 प्रकार के होते हैं। परावैद्युत 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर लिखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक, ध्रुवीय परावैद्युत। फर्स्ट है आपका ध्रुवीय परावैद्युत। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। और दूसरा बोलेंगे अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत। इसे बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं ये कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के, ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत। अब हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर ध्रुवीय परावैद्युत के बारे में। यहां तक नोट हो गया, तो आप डालिए फर्स्ट नंबर ध्रुवीय परावैद्युत, पोलर डाइलेक्ट्रिक। 2 है ना, पोलर और नॉन पोलर। तो फर्स्ट नंबर डालिए आप लोग ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत। इंग्लिश बता चुके हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, ध्रुवीय परावैद्युत। तो नोट करिए इसकी परिभाषा। ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं के, ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं के, धनावेश के, जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्र
और ऋणावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र समानुपाती होते हैं। और ऋणावेश ऐसे लिखे धनावेशों के और ऋणावेशों के केंद्र समानुपाती होते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है, समानुपाती होते हैं मतलब क्या बोल रहा है, देखिए परिभाषा समझिएगा कि ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ यानी कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है एक ऐसा सब्सटेंस है जिनके अणुओं के धनावेशों के मतलब कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल केंद्र क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी कि इनके धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसी को उल्टा जब हमारा अध्रुवीय होगा तो अध्रुवीय में क्या होता है कि इनके केंद्र समानुपाती नहीं होते हैं। लिखिए इसमें आगे, इनमें अणुओं में दोनों केंद्रों के बीच एक अल्प किंतु सीमित दूरी होती है। इनके अणुओं में दोनों केंद्रों के बीच अल्प या सीमित दूरी होती है। अल्प या सीमित दूरी होती है मतलब कि जो इनके अणु हो गए, इनके अणु क्या होंगे, पास पास होंगे। ठीक है, यानी कि अणु पास पास होते हैं। इस प्रकार इनके अणुओं में नेट आवेश शून्य होता है। लिख लीजिए, इस प्रकार इनके अणुओं में नेट आवेश शून्य होता है। ये बहुत मोस्ट ऑब्जेक्टिव है। इस प्रकार इनके अणुओं में यहाँ पे अणु है, अणुओं में नेट आवेश शून्य होता है। नेट आवेश शून्य होता है, ये भी बहुत मोस्ट है। ठीक है, अभी समझा दें डायग्राम से। मतलब ध्रुवीय परावैद्युत क्या है, तो क्या बताएंगे कि ध्रुवीय परावैद्युत एक ऐसा पदार्थ है जिनके ऋणावेश और धनावेश दोनों के केंद्र क्या होते हैं, आपस में समानुपाती होते हैं। ठीक है, समानुपाती आप लोग पढ़े होंगे। फिर इनके अणुओं की क्या होता है, जो दोनों केंद्र होते हैं तो बहुत पास पास होते हैं और इनके अणुओं का जो नेट आवेश है, इस पॉइंट जरूर नोट करिए, बहुत मोस्ट ऑब्जेक्टिव में आया कई बार कि ध्रुवीय परावैद्युत का नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इनका नेट आवेश शून्य होता है। अब इसको आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर समझना चाहें एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए और इसका एग्जाम्पल भी लीजिए पहले। जैसे H2O HCl जो आगे बढ़ गया, जैसे H2O HCl आदि, जैसे H2O HCl आदि। ये हाल ही 2017 में आया था, 2017 के पेपर में आया था कि जिनमें से कौन सा ध्रुवीय परावैद्युत है। तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया गया, पेपर उठा देख सकते हैं पुराना। तो क्या बताएंगे, HCl, यानी कि इसमें कई ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, सुनील बता रहे हैं। तो H2 और HCl आपके सब क्या हैं, एक ध्रुवीय परावैद्युत है। अब आप कैसे पहचानेंगे, बता दें कि जिनके अणु के केंद्र पास पास होंगे, समानुपाती होंगे, क्या बोल दिए अपन, ध्रुवीय परावैद्युत। हमने जो एग्जाम्पल लिखा दिया। तो पहला चीज, परावैद्युत क्या है, एक विद्युतरोधी पदार्थ है। इसका प्रभाव क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रखने पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। ये परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं आपके, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनके धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और इनका नेट अणुओं का जो नेट आवेश होता है क्या होता है, हमने अंडरलाइन गोला मारा, शून्य होता है। और इसका एग्जाम्पल H2 और HCl है। अब इसका डायग्राम बना लीजिए, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थित में और एक बाह्य विद्युत क्षेत्र के उपस्थित में। क्योंकि यह एक बार पूरा भी 5 नंबर में भी आया था कि परावैद्युत क्या है, इसके प्रकारों को चित्र से समझाइए, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। अब हम बनाएंगे इसका डायग्राम, तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थित पहले बना रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आप बना लीजिए। पहले आप एक आयताकार बॉक्स बना लीजिए।
एक बाह्य के लिए, एक अनुपस्थित विद्युत क्षेत्र के और एक विद्युत क्षेत्र के उपस्थित में। ऐसे कुछ बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति के लिए पहले डायग्राम बना लेंगे। इसमें जो होंगे कुछ इस प्रकार से बना लेंगे, है ना। ऐसे इन केंद्रों के बीच जो धनावेश और ऋणावेश केंद्र होंगे इसको ऐसे रोटेट करके बना लेंगे। कुछ ऐसे आपके जो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, इस प्रकार से इसमें रहेंगे। इसमें अपन प्लस और माइनस को रखेंगे। प्लस माइनस कोई आपका निश्चित नहीं कहाँ पर रखना, लेकिन रखना है तुमको, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस, और इस वाले में जो रहेगा तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। भी हम समझाएंगे कि कौन किसके लिए है। इस प्रकार से कुछ अपन बना लेंगे, ठीक है। इतना आप लोग बना लिए होंगे। अब देखिए इसमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र दर्शाना है। धनावेश और ऋणावेश के केंद्र को कैसे दर्शाएंगे, इस वाले में तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी रहेगा। इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, यह आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हम धनावेश और ऋणावेश के केंद्र रखेंगे तो इसमें तो ऐसे रख देंगे, एक माइनस और एक प्लस, लेकिन इसमें निश्चित नहीं। इसमें मान लीजिए यहाँ पे माइनस की है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, इसमें कोई निश्चित नहीं, डिटरमाइन नहीं है। माइनस प्लस, प्लस माइनस, ऐसे आप लोग भर लीजिएगा, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। क्योंकि यह क्या है, इसमें कोई चीज निश्चित इसलिए नहीं है कि यह एक बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, एक इसके लिए फिगर है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। यहाँ लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है, ध्रुवण में ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे निश्चित रहेगा माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, पहला माइनस फिर प्लस। इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या होगा कि जो आपके धनावेश और ऋणावेश केंद्र है यह एक फिक्स रहेंगे। यहाँ पे इसका नाम देंगे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है। इसे आप तुरंत बनाइए, फिर अध्रुवीय परावैद्युत की बात करते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत हो गया तक। ये छोटा सा टॉपिक है हमारा अध्रुवीय परावैद्युत के बारे में। अगर आपका डायग्राम बन गया हो, बन गया था सभी का। ये आपका था ध्रुवीय परावैद्युत के लिए, ठीक है। इसमें हमने यही लिखा था, डिफिनीशन एक बार चेक करिए, डिफिनीशन में क्या बोला था, कहीं गलत तो नहीं लिखा दिए हैं। क्या लिखे हैं, ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। इसकी डिफिनीशन आपको इसमें मिल जाएगी, अगर गलत होगी तो इसको हम लिख देंगे स्क्रीन में भी, है ना। हमको लगता है वहां पे इसमें संपाती बोल दिए, इसमें होगा संपाती नहीं होते हैं। अब अपन डालेंगे अध्रुवीय परावैद्युत में जिनके केंद्र क्या होते हैं, संपाती होते हैं। यहाँ तक बन गया, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब डालें आप लोग अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय वाली परिभाषा आपको हम स्क्रीनशॉट पे देंगे, आप लोग स्क्रीन देख के दिखाई देगी। हो सकता है कि कहीं गलती से लग रहा है हमको, कहीं गलत बोल दिए हैं, क्योंकि उसको पीछे तो नहीं कर सकते हैं अपन। उसमें क्या लिखे आप लोग कि ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। अगर गलती से आप लिखे होंगे केंद्र संपाती होते हैं, संपाती के बाद लिख दीजिए नहीं, केंद्र संपाती नहीं होते, ठीक है। अब लिखिए सेकंड नंबर, अध्रुवीय परावैद्युत नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत इंग्लिश बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक
उसी को उल्टा, उसमें क्या था, केंद्र संपाती नहीं होते थे, इसमें क्या हो जाए, केंद्र संपाती होते हैं। तो लिख लीजिए, अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र, अणुओं के धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र, ऋणावेशों के केंद्र, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ सेंटर के केंद्र। देखिए उसमें क्या लिखे थे आप लोग, उसमें आप लोग लिखे हैं संपाती नहीं होते, यहाँ क्या लिख देंगे कि केंद्र संपाती होते हैं, के केंद्र संपाती होते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हम मिस्टेक किए होंगे, इसके लिए सॉरी है, शायद हमको डाउट है क्योंकि उसको आगे निकल गए हैं। पहले वाले में जो ध्रुवीय वाले लिखेंगे तो वहाँ क्या लिखे, केंद्र संपाती, वहाँ पे लिखे केंद्र संपाती नहीं लिखेंगे, ठीक है, स्क्रीन में दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो, केंद्र संपाती होते हैं। उदाहरण गलत हो तो उसमें क्या लिखेंगे, पहले वाले में केंद्र संपाती नहीं होते हैं, यहाँ लिखेंगे केंद्र संपाती होते हैं। तो केंद्र संपाती होते हैं, ठीक, यही डिफरेंस है। उसमें क्या था कि दोनों के केंद्र जो होते थे संपाती नहीं होते थे, इसमें क्या है अध्रुवीय में कि दोनों के जो केंद्र होते हैं संपाती होते हैं। आगे लिखिए, अध्रुवीय परावैद्युत के अणुओं का वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण शून्य होता है। देख लीजिए, इनके अणुओं का वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण शून्य होता है। मतलब कि उस वाले में देखिए केंद्र संपाती नहीं होते थे, इसके केंद्र संपाती होते हैं, उसका नेट आवेश शून्य होता था, इसका आघूर्ण शून्य होता है। समझिएगा अंतर से, धनावेश परावेश। उसमें क्या था, पहले ध्रुवीय में क्या था, उसका नेट आवेश शून्य होता था, इसका क्या होता, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अगर आप देखते ही पूछे कि ध्रुवीय परावैद्युत का निम्न से कौन सा सही है, नेट आवेश शून्य होता है, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, दोनों कोई नहीं, क्या बताएंगे, ध्रुवीय परावैद्युत के लिए नेट आवेश शून्य होता है और अध्रुवीय परावैद्युत के लिए द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया। लिखिए एग्जाम्पल, जैसे H2O2 आज, जैसे H2O2 आज, ठीक है। तो जो परावैद्युत है तो इसको हमने समझाया है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़िएगा। फिर इस पार्ट का एक टॉपिक और बचा है, इसको आप लोग स्वयं करेंगे, उसको हम बताएंगे नहीं, कल थोड़ा सा बेसिक बता के उसको हम छोड़ देंगे। वो आपका है बाइंडिंग ग्राफ गणित, ठीक है, उसके बारे में कल बहुत चर्चा करेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आपके चैप्टर 3 का लास्ट है। चैप्टर 3 के साथ साथ कुछ इस बात की है कि यह यूनिट फर्स्ट क्लास है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स की पहली यूनिट और आपकी चौथी यूनिट बहुत बड़ी है। चौथी ट्रांसफार्मर वाले जो पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी यूनिट है। तो खुशी के साथ साथ हो सकता है कि आपको कल पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के साथ इसको मैं फिनिश करने का प्रयास करूँगा। एक टॉपिक आपको स्वयं पढ़ना है, थोड़ा सा मैं कल उसके बारे में बताऊंगा बेसिक कि जो आपका बाइंडिंग ऑफ जनरेटर क्या है, बाकी आप लोग उसकी थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज की मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, ठीक है। बाकी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट जो डेली मिलते हैं कि आप एक आदर्श नागरिक बनने का प्रयास करें, एक ऐसा व्यक्ति बने कि समाज में आपका नाम हो। देखिए, है ना, जो अपनों के लिए काम करता है तो उसको मरने के बाद कुछ नहीं होता, लेकिन जो दूसरों के लिए काम करता है उसको मरने के बाद हमेशा स्मरण होता है, ठीक है। अपनों के, देखिए मरण दोनों को है, लेकिन जो अपनों के लिए काम किया हमारे कोई नहीं है, लेकिन जो दूसरों के लिए, समाज के लिए कार्य करता है तो मरने के बाद उसके दुनिया में नाम बनता है, स्मरण होता है। इसलिए एक बेहतरीन तरीके से आदर्श नागरिक बने, सामाजिक कार्य करें, सामाजिक कार्य करें, अपनों के साथ साथ दूसरों को भी ध्यान रखें, दूसरों के लिए भी कार्य करें, ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब आपको नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक, जय हिंद।